फ्लाइट MS-307 दुनिया की सबसे रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली घटना। कैसी घटना जिसमें यात्रियों से भरा जहाज अचानक गायब हो जाता है। जहाज को जमीन निकल गई या आसमान निकल गया, आज तक नहीं पता चला। ये बात है 8 मार्च 2014 की। मलेशियन एयरलाइन की एक फ्लाइट MS-307 रात के 12:42 पे कोलालमपुर से उड़ान भरती है और अगले 5.5 घंटे में इस फ्लाइट को बीजिंग पहुंचना है। फ्लाइट इस रूट पर आमतौर पर चलती रहती थी। इस प्लेन में कुल 239 लोग सवार थे, जिनमें 207 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर। और इसके कप्तान है जाहरी अहमद शाह, एक अनुभवी पायलट हैं जिनको पूरे 33 सालों का एक्सपीरियंस था। और इस फ्लाइट के को पायलट फारिक अहमद थे, जिन्हें फ्लाइट उड़ाने का 7 सालों का एक्सपीरियंस था। रात के 1:08 पर ये फ्लाइट मलेशियन कोस्ट पार करते हुए साउथ चाइना सी के ऊपर पहुंच जाती है। ये फ्लाइट जमीन से 30,000 ऊपर थी। ये फ्लाइट अब पर भी कोलालमपुर के ATC के संपर्क में थी। कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन रात के 1:19 पर ये फ्लाइट वियतनाम के एयर स्पेस में प्रवेश करती है। ये फ्लाइट वियतनाम के हो ची मिन्ह के संपर्क में आती है और फ्लाइट के कैप्टन कोलालमपुर 0C को गुड नाइट बोलकर आगे बढ़ते हैं। और ये इस फ्लाइट से आने वाले आखिरी शब्द थे। वियतनाम एयर स्पेस में पहुंचने के करीब 2 मिनट बाद ये फ्लाइट कोलालमपुर ATC के रेडार से गायब हो जाती है। तो कोलालमपुर ATC के लिए ये एक नॉर्मल बात थी, क्योंकि ये फ्लाइट उनसे बहुत दूर वियतनाम एयर स्पेस में पहुंच चुकी थी। लेकिन ये फ्लाइट रहस्यमय तरीके से वियतनाम के रेडार में से गायब हो जाती है। हो ची मिन्ह ATC बार बार इस फ्लाइट से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। हो ची मिन्ह ATC इस गायब हुए प्लेन के बारे में कोलालमपुर ATC को बताती है। किसी को ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये फ्लाइट क्यों, कहां, कैसे गायब हो गई। और इस घटना के बाद फ्लाइट MS-307 बन जाती है इतिहास की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री। सभी को लग रहा था कि किसी तकनीकी खराबी की वजह से फ्लाइट से संपर्क नहीं हो पा रहा था। देखते ही देखते सुबह हो जाती है और सुबह 6:30 बजे इस फ्लाइट को बीजिंग में लैंड कर देना चाहिए था, लेकिन ये फ्लाइट वहां पहुंची ही नहीं। तुरंत इस फ्लाइट को खोजने के लिए एक सर्च अभियान चालू करा जाता है। जहां पर फ्लाइट से आखिरी बार संपर्क टूटा था, उस जगह के कई 100 किलोमीटर के दायरे में समुद्र में छानबीन करी जाती है। ये सर्च अभियान इतना बड़ा था कि इस फ्लाइट को ढूंढने के लिए 7 देशों ने अपने अपने शिप्स और एयरक्राफ्ट को भेजा था। प्लेन को ढूंढते ढूंढते करीब 3 दिनों से भी ज्यादा समय लग जाता है, लेकिन खोजी दल को इस फ्लाइट का कोई भी सुराग हाथ नहीं लगता। घटना के करीब 4 दिन बाद 12 मार्च 2014 को इस फ्लाइट से संबंधित एक और रहस्य सामने आता है, जिसने सबके होश उड़ा दिए। असल ये फ्लाइट सिविलियन रेडार से तो गायब हो चुकी थी, लेकिन अभी भी मिलिट्री की एक रेडार इस फ्लाइट को ट्रैक कर रही थी। इस फ्लाइट के बारे में मिलिट्री के रेडार से मिले डेटा ने सबको चौंका दिया। दरअसल मिलिट्री रेडार के डेटा के अनुसार ये फ्लाइट वियतनाम एयर स्पेस में पहुंची और सिविलियन रेडार से गायब हुई। के बाद इस फ्लाइट ने राइट टर्न लिया और उसके बाद वापस यू टर्न लेकर मलेशिया की ओर उड़ने लगी। 31 मिनट के बाद जहाज ने पिनांग शहर में पार करते हुए मलक्का स्टेट की ओर टर्न लिया और ये फ्लाइट अंडमान और निकोबार आइलैंड की ओर उड़ने लगी। रात के 2:22 तक मिलिट्री के रेडार ने इस जहाज को ट्रैक किया। उसके बाद ये जहाज मिलिट्री के रेडार के पहुंच से बहुत दूर निकल गया। अभी तक जिस जगह पर प्लेन को ढूंढा जा रहा था, वहाँ तो कोई प्लेन था ही नहीं। इस घटना ने अब एक नया मोड़ ले लिया था। आखिर ये प्लेन कहाँ गया? प्लेन को जाना था सीधा, लेकिन इसने यू टर्न क्यों लिया और ये इंडियन ओशन की ओर क्यों पहुंचा? और मिलिट्री रेडार से गायब होने के बाद ये प्लेन किधर मुड़ा? सवाल कई सारे थे, लेकिन जवाब कोई नहीं। अब खोजकर्ताओं के पास एक और बड़ी चुनौती थी, इंडियन ओशन के एक बड़े भाग में सर्च अभियान करना। जो रेस्क्यू टीम अभी प्लेन को गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी में ढूंढ रही थी, अब इंडियन ओशन के इस भाग में प्लेन को ढूंढना शुरू कर दिया था। कई दिनों के बाद खोज करने के बाद भी इस एरिया में प्लेन का कोई भी अता पता नहीं चला। इस प्लेन को अभी कोई समझ नहीं पा रहा था कि कई दिन बाद कहानी ने नया मोड़ ले लिया और सबको हैरान कर दिया। अगले कुछ दिन बाद पता चलता है कि ये प्लेन अपनी यात्रा के दौरान बार बार एक सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। दरअसल ये बोइंग 777 जहाज था, जिसमें सैटेलाइट से ऑटोमेटिक कनेक्ट करने की
तकनीक। इस फ्लाइट ने हर 1 घंटे के बाद इनमार्सेट से संपर्क करने की कोशिश करी। सैटेलाइट डेटा को डिकोड करने के बाद पता चला जब ये जहाज मिलिट्री रेडार से गायब हुआ तो उसके बाद इसने एक और टर्न लिया और लगातार 5 घंटों तक इंडियन ओशन के ऊपर उड़ान भरा। इस प्लेन ने आखिरी बार सुबह 8:30 बजे सैटेलाइट से संपर्क बनाने की कोशिश करी। इन्वेस्टिगेशन ने जब सैटेलाइट के कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालाइज किया तो जहाज की स्पीड और उसमें मौजूद फ्यूल से मैथमेटिक कैलकुलेशन करी तो पता चला उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से लगभग 2000 किलोमीटर वेस्ट में इंडियन ओशन में स्कर्व एरिया में जहाज के होने की आशंका जताई। और इसके बाद शुरू होता है दुनिया का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। एक बड़े स्तर पर इस समुद्र के भाग की तहकीकात शुरू होती है, लेकिन इस जहाज का कोई नामो निशान नहीं मिलता। फिर अप्रैल 2014 के बाद समुद्र के ऊपर चले इस सर्च ऑपरेशन को बंद करके डीप ओशन सर्च को चालू करा गया, जिसमें आधुनिक तकनीक से समुद्र के नीचे की मैपिंग करी गई और जहाज को सालों तक ढूंढा जाता रहा। ये सर्च ऑपरेशन दुनिया का सबसे महंगा ऑपरेशन था और यह ऑपरेशन लगातार 3 सालों तक चला, जिसमें $160 मिलियन का खर्चा आया। लेकिन इस जहाज का कोई अता पता नहीं चला और 3 सालों के बाद सर्च ऑपरेशन को बंद करना पड़ा। हालांकि इस प्लेन का कोई अता पता नहीं चला, लेकिन इस प्लेन के गायब होने के 3 साल बाद मेडागास्कर के एक आइलैंड पर जहाज का एक टुकड़ा मिला तो समुद्र की लहरों के साथ इस आइलैंड पर पहुंच गया। ये जहाज का फ्लैक्रॉन था। प्लेन का वो हिस्सा होता है जो लैंडिंग के समय काम आता है। जब इस फ्लैपलॉन पर रिसर्च करी गई तो इसने एक बड़ा इसका पर्दा उठता है। एक्सपर्ट्स का मानना था कि जब ये जहाज समुद्र में क्रैश हुआ ये अपने नोज के बल पानी से टकराया। इससे ये माना जाने लगा कि फ्लाइट 370 को जानबूझकर क्रैश कराया गया था। आखिर इस फ्लाइट को क्यों क्रैश कराया गया था और इसके पीछे किसका हाथ, ये जानेंगे हम पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।